Hello students. In previous video I discussed with you about the our syllabus in details. Today I will be discussing about the chapter first of our social science. The first chapter is Glorious India from beginning to the 1206 AD. In this chapter we will discuss and we will talk about the glorious Indian history from the beginning, from the starting, and from the initial first century till the 12th century AD. It was the common era at the beginning of the first century, which we call AD, that is common era also. In this glorious Indian history, from the earliest period, the history and the culture of Indian has been prestigious. India was known as the world guru and the golden sparrow. According to the world, as a family, that is Vasudhaiv Kutumbakam, and praying for the welfare and good health of mankind. Sarve Bhavantu Sukhina, Sarve Santu Niramaya are our ideals. Dear students, in our country's history, when we discuss about our past from the beginning of the first century, the history and culture of our country has been prestigious. हमारे देश का इतिहास और जो सभ्यताएं हैं, जो हमारे संस्कार है, कल्चर है, हमारी संस्कृति है, वो हमेशा एक गौरवशाली इतिहास लेके हमें दिखाई देती है. और इन्हीं वजहों से हमारे देश को वर्ल्ड गुरु, विश्व गुरु कहा जाता था और सोने की चिड़िया भी कहा जाता था. इसका रीज़न ये था कि एवरीबडी वाज हैप्पी इन इंडियन सोसाइटी. हमारे कल्चर में और हमारे इतिहास में गौरवशाली पल रहे हैं. उस दौरान हमारे कल्चर में कई विद्वान लेखक हुए हैं, विद्वान जानकार हुए हैं. हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारी लिटरेचर, जो हमारा साहित्य रहा है, इन सब ने दुनिया को कुछ न कुछ ज्ञान देने का काम किया और इसी कारण वर्ल्ड गुरु भारत को उस टाइम कहा जाता था. ऑन द बेसिस ऑफ एक्सकेवेशंस एंड आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, इंडियन कल्चर अपीयर्स टू बी ऑफ यूनिवर्सल नेचर. जब हम हमारे प्राचीन ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई और पुरातात्विक अवशेषों की जब पड़ताल करते हैं तो हमें मिलता है कि भारतीय संस्कृति एक वैश्विक रूप, एक वैश्विक प्रकृति लेके हमें नज़र आती है. इंडियन रीजन्स अक्रॉस सी वर नोन एज दीपांतर. इंडियंस ट्रेवलिंग ऑन द पावरफुल शिप्स established their political and cultural empire by traveling to the Brahmdesh, Siam, Indonesia, Malaysia, Australia, Borneo, Philippines, Japan and Korea. हम जब हमारे इतिहास के बारे में देखते हैं तो खुदाई में जो मिले अवशेषों के आधार पर हम पाते हैं कि भारत के लोग समुद्रों के पार, सागरों के उस किनारे की ओर, उस छोर तक पहुंच जाते थे. वो यात्रा के दौरान उनके पास पावरफुल समुद्री जहाज होते थे और उन्हीं की वजह से इन्होंने समुद्र पार कई ऐसे देशों में, ब्रह्मदेश जिसको आजकल म्यांमार बोला जाता है, सियाम जिसको थाईलैंड कहा जाता है, इंडोनेशिया प्रशांत हिंद महासागर में स्थित एक देश है, मलेशिया हिंद महासागर में, ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो जो कि इंडोनेशिया का एक द्वीप है, फिलीपींस, जापान, कोरिया, यहाँ सब जगह हमारे देश, हमारी संस्कृति और हमारे इतिहास के अवशेष हमें मिलते हैं. और इन देशों में हमारे देश के राजनीतिक सत्ता और हमारे देश को दीपांतर नाम से जानते थे. द पोर्ट्स एंड नेवल पावर ऑफ एंशिएंट इंडिया वर हाईली डेवलप्ड. हमारे देश के जो बंदरगाह और समुद्री सेना थी आदिकाल में बहुत ही सुविकसित थी.
Scholars have mentioned about ships sailing in the waters of Indus River about 6,000 years ago. और कई विद्वानों ने यहाँ तक कहा है कि 6,000 साल पहले की हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सभ्यता थी, उसमें समुद्री जहाज यात्रा करते थे। इंडियंस traveled in various countries of the world via waterways as well as roadways and introduced Indian religion and culture to residents of distant countries. और इसी वजह से भारत के यात्रियों ने, भारत के विद्वानों ने समुद्री मार्ग से या स्थल मार्ग से दूर सुदूर देशों की यात्रा की और वहाँ भारत की सभ्यता और धर्म संस्कृति का प्रचार किया। These courageous people propagated Indian philosophy, astrology, architecture, military and science, political science, music and Vedic treatises all over the world. और इन्हीं योद्धाओं ने, इन्हीं बहादुर यात्रियों ने जो भारत के बाहर के देशों में यात्रा पर गए, इन्होंने हमारे देश के विचारों को, हमारे देश की सभ्यता को, हमारे देश की सोच को, हमारे देश की फिलोसॉफी को, हमारे देश की खगोल विद्या, स्थापत्य कला, सैन्य विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान, म्यूज़िक और वेदों के बारे में सुदूर वर्ल्ड में प्रचार किया। Thus, we notice an extremely developed manifestation of the ancient Indian civilization. और इस प्रकार हम पाते हैं कि हम एक सुविकसित भारतीय आदिकालीन भारतीय सभ्यता की उपस्थिति हमें वहाँ दृष्टिगोचर होती है। इंडस सरस्वती civilization, Vedic civilization and culture prevalent during the time of the Ramayana and Mahabharata have been a part of the golden period of India. भारत का जो स्वर्णिम काल है, इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, सिविलाइजेशन एंड कल्चर प्रिवेलेंट ड्यूरिंग रामायण एंड महाभारत और रामायण काल में जो सभ्यता और जो संस्कृति विद्यमान थी, उन सब को मिलाने के बाद हम भारत के इतिहास को एक स्वर्णिम काल का समय मानते हैं। द वेदास आर रिगार्डेड एज द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज, और वेदों को यहाँ पर ज्ञान का भंडार माना गया है। द इंडस सरस्वती civilization is the best civilization in respect of its architecture, और इंडस वैली civilization को स्थापत्य कला के क्षेत्र में एक महान सभ्यता माना जाता है। रामायण एंड महाभारत हैव बीन renowned text representing the ideals and policies of India. रामायण और महाभारत में हमें हमारे देश के मूल्यों और नीतियों के बारे में ज्ञान होता है। स्टूडेंट्स, मैं पहली शताब्दी से लेकर 1206 AD तक की स्वर्णिम भारत के इतिहास के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। We are discussing about the golden era of Indian culture, Indian history, Indian political system and Indian archaeology, Indian music and science from the 1st AD to the 1206 AD. Our Mahajanpadas has been the ideals of republican and constitution system. और हमारे महाजनपद काल के जो मूल्य हमें राजतंत्र, लोकतंत्र और संवैधानिक तंत्र के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ वेरियस जनपदास इज एविडेंट इन पोस्ट वैदिक पीरियड। उत्तर वैदिक काल में हमें कई जनपदों की उपस्थिति, कई जनपदों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है। बाय दिस टाइम आयरन वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड वेस्टर्न बिहार। और इस काल तक यानी उत्तर वैदिक काल तक, पोस्ट वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल तक, लोहे का बहुत ज़्यादा रूप में प्रयोग होने लग गया था और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार में ज़्यादा होता था।
The technique of using iron significantly transformed the lifestyle of people, and as a result, tendency of sedentary life settlement consolidated in the society. क्योंकि लोहे का ज़्यादा विकास होने से इसका एक दूरगामी प्रभाव हमारी सभ्यताओं पर पड़ा। जो लोगों की जीवन पद्धति एक घुमक्कड़ जाति के लोगों की तरह थी, वो धीरे धीरे अब कृषि कार्य में संलग्न होने की वजह से एक जगह पर एक समाज के रूप में, सोसाइटी के रूप में, एक बस्तियां बसा कर सेटल होने के रूप में सामने आने लगी। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रेड एंड कॉमर्स वाज इंस्ट्रूमेंटल इन द डिक्लाइन ऑफ एंशियंट ट्राइबल सिस्टम। और कृषि, उद्योग, व्यापार आदि के विकास के कारण जो हमारा प्राचीन आदिवासी जीवन पद्धति थी उसमें भी बदलाव आने लगा। स्मॉल जनपदास वर रिप्लेस्ड बाय द लार्ज जनपदास, और छोटे छोटे राज्यों की स्थान पर बड़े बड़े जनपद सामने आने लगे। With the advent of 6th century BC, Janpadas were evolved in the form of Mahajanpada. और छठी शताब्दी BC में, जो ईसा पूर्व की शताब्दी थी छठी, वहाँ तक हमें कई बड़े जनपद के बारे में ज्ञान होता है और इन्हें महाजनपद कहा जाता था। महाजनपद बड़े राज्यों का वो हिस्सा था जो अपनी एक स्वतंत्र जीवन पद्धति, स्वतंत्र देश के रूप में और स्वतंत्र सभ्यता के रूप में विद्यमान था। इन द बिगिनिंग ऑफ 6th century BC, sovereign rule was completely absent in North India. छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक किसी एक स्वतंत्र राज्य का उत्तर भारत में बोलबाला नहीं था। इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट, और भारत में कई छोटे छोटे राज्य थे जिसमें देश बंटा हुआ था। दीज स्टेट्स वर लार्ज एंड मोर पावरफुल देन द स्टेट्स ऑफ पोस्ट वैदिक पीरियड। और ये राज्य पूर्व वैदिक काल से के जो राज्य थे उनसे बड़े थे। अब मैं बात करना चाहूँगा महाजनपद पीरियड्स के बारे में, जो छठी शताब्दी से लेकर 325 BC तक का पीरियड है। यहाँ BC का मतलब है कॉमन इरा से पहले का समय, कॉमन इरा से पहले का शताब्दी, बिफोर कॉमन इरा और बिफोर क्रिश्चियन इरा। सेवरल large and powerful independent states were established during the 6th century BC in the North India. और महाजनपद पीरियड में कई ऐसे बड़े बड़े राज्य थे जो भारत में और इस विशेषकर उत्तरी भारत में विद्यमान थे। ऐसे 16 महाजनपदों का वर्णन बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय, याद रखिएगा इसको, अंगुत्तर निकाय में किया गया है, जिनके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको इन जनपद के बारे में, महाजनपद के बारे में मैं बताना चाहूँगा। ये 6 BC का है, जब 16 जनपद थे हमारे देश में जो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा थे। स्टूडेंट्स, now I would like to request you to note down in your copy the difficult words of today's discussion. The first difficult word is glorious. It means proudful moments or proud era, that is golden era, sounding call. Prestigious means great or prideful moment, गौरवशाली क्षण। मैनकाइंड मीन्स ह्यूमैनिटी, मानवता को मैनकाइंड बोलते हैं। एक्सकेवेशंस यानी डिगिंग ऑफ एंशियंट साइट्स, जो खुदाई की जाती है, एंशियंट जो पुरातात्विक
स्थानों की, उसको एक्सकेवेशन कहा जाता है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो वगैरह का जो खुदाई किया गया, खुदाई के लिए एक्सकेवेशन वर्ड यूज होता है। पांचवा डिफिकल्ट वर्ड है आर्कियोलॉजिकल, मीन्स एंशियंट, ओल्ड, पुरातात्विक स्थान। एंशियंट का मतलब होता है ओल्ड, आदिकाल। अगला डिफिकल्ट वर्ड है करेजियस, मीन्स ब्रेव, साहसी। मैनिफेस्टेशंस मीन्स सीन क्लियरली, विच इज एग्जिस्टिंग क्लियरली, विच इज अवेलेबल, विच इज प्रेवलेंट, यानी अस्तित्व। सिविलाइजेशन मीन्स लिविंग लाइफ स्टाइल, सोसाइटी का जो लाइफ स्टाइल होता है। सिविलाइजेशन यानी सभ्यताएं, जिसमें धर्म, समाज, इतिहास, साहित्य आदि चीज़ें शामिल होती है, सिविलाइजेशन बोला जाता है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन। प्रिवालेंट अगला डिफिकल्ट वर्ड है, इसका मतलब होता है एग्जिस्टिंग, मतलब अस्तित्व में। प्रिवालेंट, इट वाज अवेलेबल, इट वाज वेरी मच अवेलेबल। प्रॉक्सी, विच इज़ विजिबल थिंग्स, यानी अस्तित्व में। तो इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स को आप अपनी कॉपी में लिख दीजिए। अगले चैप्टर में हम, अगले वीडियो में हम चैप्टर का अगला भाग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।